प्यारे विद्यार्थियों सुप्रभात। मैं अखिलान मिश्रा पाठ 6 हिंदी साहित्य अटल जी के मुख से नामक पाठ को लेकर के आया हूँ। आप स्वस्थ रहें और प्रवेश अपना जल्द से जल्द दें। कॉपी किताब लेकर के पढ़ाई स्टार्ट कर दें। 4 महीना बीत गया। कॉपी भी कंप्लीट कीजिए, किताब भी कंप्लीट कीजिए। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 हिंदी साहित्य अटल जी के मुख नामक पाठ से। आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे अटल जी के विषय में। ज्ञान देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यानी एक यशस्वी प्रधानमंत्री अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। ये हिंदी कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता भी थे। ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक में एक थे। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में रहने का संकल्प भी लिया था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसा कि रग रग हिंदू मेरा परिचय, अमर बलिदान, संसद में 3 दशक, राजनीति की रपटीली राहें, मेरी 51 कविताएं। आज इनकी रचनाएं हैं। 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्गवास हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रखर वक्ता, एक राष्ट्र नेता, विश्व स्तर के नेता के रूप में जाने जाते थे। विश्व स्तर पर हिंदी भाषा को मान दिलाने में इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। 1977 में उन्होंने 77 में जनता सरकार में विदेश मंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में उनके द्वारा दिया गया हिंदी में भाषण उस समय काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। उनके द्वारा हिंदी के चुने हुए शब्दों का ही असर था कि यूएन के प्रतिनिधि ने खड़े होकर वाजपेयी जी के लिए तालियां बजाई थी। बताइए, बहुत गौरव की बात है कि यूएन के प्रतिनिधि ने खड़ा होकर के उनके लिए तालियां बजाई थी। इसके बाद कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अटल जी ने हिंदी में दुनिया को संबोधित किया। अब हम बात करते हैं पाठ से। अब हम पढ़ेंगे पाठ से। पाठ भी देखिए बच्चों, बहुत सीधी सी बात है, बहुत सरल भाषा में इन्होंने लिखा है कि हम पढ़ेंगे। सामने देखिए पेज नंबर 43। कविता मुझे घुट्टी में मिली थी। मेरे पितामह संस्कृत भाषा तथा साहित्य के अच्छे विद्वान थे। घर की एक बैठक पुरानी पोथी से भरी हुई थी। वे जहाँ जाते थे वहाँ से अच्छी अच्छी पुस्तकें ले आते थे। ज्योतिष का उनका गहरा अध्ययन था। दूर दूर से लोग वहाँ आते, दूर दूर से लोग उन्हें जनपत्री दिखाने के लिए आते। यानी इनके पितामह जो थे बाबा, वो ज्योतिष के बहुत प्रकांड विद्वान थे। लोग दूर 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 से लोग जनपत्री दिखाने के लिए उनके पास आते थे। एक बार की बात है कि एक बार गांव का एक लड़का परिवार से रूठ कर अर्थात नाराज होकर के बिना बताए कहीं चला गया। किसी को पता नहीं। उसके पिता बेटे की जनपत्री लेकर पितामह के पास आए तो अटल जी के बाबा ने एक मंत्र कागज पर लिख कर दिया और कहा कि यह हिदायत दी, ये सलाह दी कि किसी कपड़े में बांध इस कागज में जो मंत्र लिख कर दिए थे उस लेपेट कर किसी कपड़े में बांध दिया जाए। लड़का 2 से 3 दिन बाद लड़का सचमुच घर आ गया। बात वही हुई कि लड़का आ गया। पूरे गांव में खुशी मच गई, सब लोग खुश हो गए। अटल जी के पिताजी का नाम था श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी, जो बटेश्वर में नौकरी करते थे। वहाँ से वो ग्वालियर में आकर के बस गए। उन्होंने बदलते हुए वक्त को देखकर अंग्रेजी का पठन प्रारंभ किया। खड़ी बोली के साथ ब्रज भाषा में लिखी उनकी कविताएं और सवें काफ़ी पसंद किए जाते थे। बटेश्वर से ग्वालियर पहुंचकर साहित्य के लिए बड़ा क्षेत्र प्राप्त हुआ। रियासत के मुखपत्र जीआईजी प्रताप में उनकी कविताएं नियमित रूप से छपती थी। अर्थात इनके जो पिताजी थे अटल जी के, जिनका नाम था श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी, वो बटेश्वर से ग्वालियर आ गए और उन्होंने वक्त को, समय को देखते हुए अंग्रेजी का पठन प्रारंभ किया और खड़ी बोली ब्रज भाषा में उन्होंने कविताएं सवें काफ़ी लिखे जिन्होंने पसंद था। वे ग्वालियर पहुंचकर साहित्य के लिए बड़ा क्षेत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने जियाजी प्रताप नामक एक कविता
एक कविता नियमित रूप से छपती थी। जब यह तय हुआ कि जहाँ वो रहते थे ग्वालियर में, उसका अपना गीत होनी चाहिए, यह काम लोगों ने उनके पिताजी को सौंप दिया और ऐसा ही होना चाहिए जो सरलता से गाया जा सके और सिंधिया परिवार ग्वालियर की कृति का मान गान हो सके। जरूरी था। पिताजी के द्वारा लिखा हुआ पूरा रियासत में प्रचलित था, यह जो नियमित रूप से गाया जाता था। यह दो पंक्तियाँ इसमें दी गई हैं, आपको सुना रहा हूँ। हम देश विदेश कहीं भी हों, पर होगा तेरा ध्यान सदा, तेरा ही पुत्र कहाने में होगा हमको अभिमान सदा। यानी ग्वालियर पर गीत लिखा गया कि कहीं भी हम रहें, देश में रहें या विदेश में रहें, सदा तुम्हारा ध्यान रहेगा। हे ग्वालियर की धरती, मैं आपका पुत्र हूँ, कहीं भी रहूँगा, हमको सदा आप पर अभिमान रहेगा। पिताजी ने और भी कविताएं लिखी, किंतु उनके प्रकाशन की ओर ध्यान नहीं दिया, वे इधर उधर बिखर गईं। पिताजी की हिंदी और अंग्रेजी के साथ उर्दू पर अच्छी पकड़ थी। उन दिनों बच्चों के लिए उर्दू अनिवार्य थी। रियासत में प्रतिवर्ष होने वाले गणेशोत्सव में पिताजी के भाषण नियमित रूप से होते थे। पिताजी की विद्वता का आकलन इसी से किया जा सकता है कि वे स्वयं मैट्रिक पास होते हुए 10वीं कक्षा को पढ़ाते थे। बाद में उन्होंने बीए की परीक्षा पास की, एमए का ज्ञान भी प्राप्त किया। स्कूल के रूप में रिटायर होने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन करने की ठानी। यानी स्कूलों के इंस्पेक्टर के रूप में उन्होंने नौकरी करने और रिटायर के बाद से कानून का अध्ययन भी किया और मैट्रिक पास होकर भी वो 10वीं को पढ़ाते थे और बाद में उन्होंने बीए किया था। 25 दिसंबर, पता नहीं कि उस दिन मेरा जन्म क्यों हुआ। बाद में मैं बड़ा होने पर मुझे बताया गया कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन है, इसलिए बड़ा दिन के रूप में मनाया जाता है। मुझे यह भी बताया गया कि जब मैं पैदा हुआ था तो पड़ोस की गिरजाघर में ईसा मसीह के जन्मदिन का त्यौहार मनाया जा रहा था। कैरोल गाए जा रहे थे, उल्लास का वातावरण था, बच्चों में मिठाई बांटी जा रही थी। अर्थात उनके जन्मदिन पर उसी दिन 25 दिसंबर को ईसा मसीह का भी जन्मदिन था। पूरे देश में क्या था, गिरजाघरों में मनाया जाता था ईसा मसीह का जन्मदिन और मिठाइयाँ बट रही थी। उसी दिन 25 दिसंबर हिंदू धर्म के उन्नायक पंडित मदन मोहन मालवीय का भी जन्मदिन है। बच्चों देखो, इनका पूरा नाम है हिंदू के धर्म के उन्नायक महामना मदन मोहन मालवीय, अर्थात 5 मौ इनके नाम में है, महामना मदन मोहन मालवीय। यह ध्यान रखिएगा। उसी दिन 25 दिसंबर को उनका भी जन्मदिन था। मुझे जीवन भर इस बात का अभिमान रहा है कि मेरा जन्म ऐसे महापुरुषों के जन्म के दिन हुआ। मेरे घर में साहित्य प्रेम का वातावरण था। मैंने भी तुकबंदी शुरू कर दी। मुझे याद है कि मेरी पहली कविता ताजमहल कुछ इस तरह थी। यानी अटल जी की जो कविता थी उसका नाम था ताजमहल। यह ताजमहल कैसा सुंदर, अति सुंदर। किंतु ताजमहल पर लिखी गई कविता केवल उसके सौंदर्य तक ही सीमित नहीं थी। कविता की अंतिम पंक्तियों में उन कारीगरों की व्यथा की झलक भी थी जिन्होंने पसीना बहाकर जीवन खपाकर ताजमहल का निर्माण किया। कविता के अंकित पंक्ति में वे पंक्ति मुझे अभी तक याद है। अर्थात अटल जी की जो पहली जो लेखन था वो था ताजमहल। उसी पर उन्होंने लिखा था, उनके ताजमहल की सौंदर्यता के विषय में उन्होंने लिखा था। उन कारीगरों और मजदूरों के विषय में लिखा था जिन्होंने पसीना बहा करके ताजमहल का निर्माण किया था। जब रोया हिंदुस्तान सकल, उस पंक्ति की, उस कविता की 1-2 लाइन है। जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया यह ताजमहल। यह उन दिनों की बात है जब मैं विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में पढ़ा करता था। पढ़ाई लिखाई के साथ साहित्य में भी मेरी रुचि थी। मैं कॉलेज में छात्र संघ का पहला प्रधानमंत्री और फिर उपाध्यक्ष चुना गया। अर्थात जो डिग्री कॉलेज होते हैं, जो कॉलेज होता है, उस ग्वालियर कॉलेज में, विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ते थे। उस कॉलेज में छात्र संघ के, जिसको आप लोग अध्यक्ष कहते हैं, और उसमें प्रधानमंत्री नाम से जाना जाता था और फिर दूसरे बार ये उपाध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष उन दिनों कई प्रोफेसर हुआ करते थे। अर्थात
अध्यक्ष उस समय प्रोफेसर हुआ करते थे, और जो आज छात्र संघ में जो डिग्री का चुनाव होता था पहले, वो आज भी होता है, उसमें अध्यक्ष को उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। छात्र संघ की जिम्मेदारी थी कि वह वार्षिक उत्सव का आयोजन करें। मुझे याद है कि छात्र संघ ने एक साल कॉलेज में कवि सम्मेलन करने का फैसला किया। ग्वालियर से बाहर के कवि भी आमंत्रित किए गए थे। यह तय हुआ कि कॉलेज के वार्षिक समारोह में महाकवि निराला जी भी आएंगे, उन्हें भी आमंत्रित किया गया। उन दिनों श्रीमती महादेवी वर्मा तथा सुमित्रानंद पंत की बड़ी धूम थी। यानी महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अर्थात बच्चों मैं निराला क्लासेज नाम के जो अपना यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, उसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को कीजिए, क्योंकि वह हिंदी साहित्य के महान कवि, छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से ही मैं बनाया हूँ। शार्ट में नाम दिया हूँ निराला क्लासेज। तो उस वार्षिक समारोह में महाकवि निराला जी को आमंत्रित किया गया। उन दिनों श्रीमती महादेवी वर्मा, जिनकी रचना यामा भी है, तथा सुमित्रानंदन पंत की बड़ी धूम थी। निराला जी को आमंत्रित करने का काम प्रोफेसर शिवमंगल सिंह सुमन को सौंपा गया। अर्थात देखिए, आप साहित्य लेखक कवियों का नाम, लेखकों का नाम में देखिए साहित्य के, हिंदी साहित्य के निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है, वो आमंत्रित हुए थे। उस समय श्रीमती महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ये सब हिंदी साहित्य के लोग हैं, कवि लेखक हैं। निराला जी आमंत्रित करने, और उसके बाद शिवमंगल सिंह सुमन, ये भी हिंदी साहित्य के हैं। कॉलेज के लिए बड़े गौरव का दिन था उस दिन कि इतने सारे साहित्य के लोग थे। जब हम निराला जी को रेलवे स्टेशन से उनके ठहरने की जगह ले जा रहे थे, तब एक ऐसी घटना हुई जो जीवन भर प्रभावित करती रही। हुआ यह कि जब तांगा उस सड़क से निकला जिस पर महारानी का स्मारक, महारानी लक्ष्मीबाई का स्मारक बना हुआ था, तो निराला जी ने उस वीरांगना को नमन करने के लिए तांगा थोड़ी देर रुकवा दी। अर्थात जहाँ से रेलवे स्टेशन से पर ठहरने की उनकी व्यवस्था थी, वहाँ से गुजर रहे थे, और ऐसी घटना हुई जो जीवन भर प्रभावित करती रही। हुआ क्या कि तांगा उस सड़क से निकला, उस पर महारानी लक्ष्मीबाई का स्मारक बना हुआ था। तो निराला जी ने उस वीरांगना को नमन करने के लिए तांगा थोड़ी देर रुकवा दिया। उनकी नज़र ये लक्ष्मीबाई के स्मारक के निकट बैठी एक गरीब बूढ़ी निर्धन महिला पर गई। वह महिला सर्दी से अपने को बचाने के प्रयास में लगी थी। जैसे ही निराला जी की नज़र उस महिला के ऊपर गई, तो महाकवि निराला ने अपना कंबल उतारकर उस महिला को उड़ा दिया। हम सब यह देखकर दंग रह गए कि ये क्या। यानी निराला जी इतने भावुक थे कि उनकी नज़र उस महिला पर गई, उन्होंने अपना कंबल को उड़ा दिया। निराला जी के महान व्यक्तित्व की एक छोटी सी झलक पाकर हम लोग भाव विभोर हो गए। घर पहुंचने पर हमने निराला जी के लिए अलग से कंबल का प्रबंध किया, लेकिन निराला जी द्वारा सर्दी से ठिठुरती हुई महिला को कंबल देने की घटना हमारे मानस पटल पर सदैव के लिए अंकित हो गई। बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी, अर्थात निराला क्लासेज इन्हीं के नाम से है। बच्चों, आप YouTube से सुनिए, देखिए, पढ़िए, और जो मैं समझाया उसको समझने का प्रयास कीजिए। अर्थात अटल जी के जीवन से, साहित्य से संबंधित यह पाठ है। आप इस पाठ का सबसे पहले आप शब्दार्थ लिखिए, और उसके बाद से प्रश्नोत्तर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।